नमस्कार दोस्तों, थिंक आइस में आपका बहुत बहुत स्वागत। आज हम ह्यूमन जेनेटिक्स को पढ़ रहे हैं, जिसमें हम आनुवांशिकी मानव विज्ञान के विभेदों के स्रोत सोर्सेज ऑफ वेरिएशन की चर्चा कर रहे हैं। हम पहला चैप्टर डिस्कस कर रहे हैं, उसी को हम आगे कंटिन्यू करेंगे। चलिए चर्चा की शुरुआत करते हैं। विभेदों के स्रोत सोर्सेज ऑफ वेरिएशन। जीवोत्पत्ति से लेकर आज तक उद्विकासीय इतिहास में विभेदों का स्थान अपरिहार्य रहा है। युद्ध विकास के वास्तविक अस्तित्व का बोध कराते हैं। ये प्रायः दो प्रकार के होते हैं, सूक्ष्म और स्थूल। एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी में उत्पन्न होने वाले विभेदों को सूक्ष्म विभेद कहते हैं। तो क्या है एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी, मतलब पेरेंट से चाइल्ड, या ग्रैंड पेरेंट से पेरेंट से चाइल्ड, चाइल्ड से उनके चाइल्ड। तो इनके अध्ययन की इकाई जीन या विकल्पी होती है, जबकि स्थूल विभेद वास्तव में सूक्ष्म विभेदों का ही संकुल है। तो स्थूल का मतलब क्या बता रहे हैं? सूक्ष्म विभेदों का संकलन, मतलब छोटी छोटी चेन मिलकर के स्थूल विभेद विभेद बनाती है। यह उद्विकास की दिशा सुनिश्चित करते हैं। इन विभेदों के स्रोत उद्विकासीय बल हैं। ये विभेद सूक्ष्म एवं स्थूल जो उद्विकासीय बलों की अंतर क्रियाओं के फलस्वरूप उत्पन्न होते हैं, इनकी क्रियाविधि आनुवांशिक होती है, जेनेटिक होती है। जेनेटिक मतलब हेरिडिटरी होती है, जिनके अध्ययन का स्तर एक जीन होता है। तो जीन क्या है? जीन कोड है, पूरे आपकी पूरी हिस्ट्री खोल के रख देगा जीन, है ना। तो आपके बारे में सब कुछ बता दे, आपकी बॉडी के बारे में, आपके बारे में नहीं, आपकी बॉडी के बारे में सब कुछ बता देगा। आपके पेरेंट्स, पूरी चेन को खड़ा कर देगा। तो ये जीन ही संशोधित सूचनाएं एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी में हस्तांतरित करते हैं, जिनके माध्यम से विभेद उत्पन्न होते हैं। तो जीन से ही पता चलता है कि इंसान कैसा दिखता है, कैसा बोलता है, कैसे चलता है। ये सारी चीज़ें थोड़ी सी भी एटमॉस्फेरिक बिहेवियर से भी आती है, लेकिन बहुत हद तक जीन का काफ़ी रोल होता है। अतः विभेदों का एक प्रमुख स्रोत जीन एवं गुणसूत्र है, जिसको क्रोमोसोम कहते हैं। जीन्स एंड क्रोमोसोम। युग्मक जनन, गीमेट फॉर्मेशन के समय कई घटनाएं ऐसी संपन्न होती हैं। तो युग्मक जनन कब होता है? आफ्टर सेक्स, जब पेरेंट्स होते हैं, उनसे बच्चे पैदा होते हैं, तो क्या होता है कि गीमेट फॉर्मेशन होते हैं। तो उसी से माइटोसिस मियोसिस क्रियाओं के दौरान, उसके बाद 9 महीने की प्रेगनेंसी के बाद जब एक बच्चा पैदा होता है, तो हमें बच्चे में माता पिता के ट्रेट्स देखने को मिलते हैं। बच्चे में बहुत सारी चीज़ें ऐसी होती है। शुरुआत तो होती है उसकी सीखने के चरण से, फिर बाद में एक एज आती है जो उसकी मैच्योरिटी पीरियड कहलाती है। तो वो क्या है कि एक पूरा सतत विकास है। जैसे कि आप ये समझिए कि सूरज डूबता है तो सूरज उगता है फिर से, तो वैसे ही कि एक जीवन चक्र भी है। जीवन चक्र एक सूरज की साइकिल की तरीके से है। तो नया सूरज एक नए बच्चे के तौर पे उगता है और वो पूरी तरीके से अपनी ऊंचाइयों को ग्रहण करता है। तो वही इसी की चर्चा हम यहाँ पे कर रहे हैं। जैसे अवयोजन, क्रॉसिंग ओवर, पुनः संयोजन, रिकॉम्बिनेशन आदि, जिनके फलस्वरूप माता पिता के एक रूप आइडेंटिकल युग्म कतिपय जीनी परिवर्तन लाते हैं। जब दो भिन्न माता पिता के युग्मक परस्पर संयोजित अथवा निषेचित होते हैं, तो उनके गुणसूत्र क्रोमोसोम्स के संयोजन की शैली पूर्णतः यादृच्छिक रैंडम होती है। तो बता रहे हैं कि 23 पेयर्स ऑफ क्रोमोसोम्स होते हैं, जिसमें हम 46 मिलाते हैं। तो अगर उसमें 46 हम देख रहे हैं, तो 22 पेयर्स ऐसे होते हैं जो आइडेंटिकल लगभग होते हैं। जो 23rd होता है वो डिसाइड करता है, 23rd पेयर यानी 44, जो टोटल आपके क्रोमोसोम्स हैं। तो 44 के बाद जो दो बचे 45 46, तो वो डिसाइड करते हैं कि बच्चा क्या होगा, बच्चा मेल होगा, फीमेल होगा, या इधर कुछ और होगा। ठीक है। तो जिनके फलस्वरूप माता पिता के एक रूप आइडेंटिकल युग्म कतिपय जीनी परिवर्तन लाते हैं। जब दो भिन्न माता पिता के युग्मक परस्पर संयोजित अथवा निषेचित होते हैं, तो उनके गुणसूत्रों क्रोमोसोम्स के संयोजन की शैली पूर्णतः यादृच्छिक रैंडम होती है। यह जीनी संरचना उत्परिवर्तन का भी शिकार होती है, जो अविरल गति से घटित होने वाली एक प्रक्रिया है। उत्परिवर्तन, म्यूटेशन, 10 तरह की चीज़ें होती हैं। ठीक है। ये उत्परिवर्तन जीनी एवं गुणसूत्री होते हैं, जो स्वतः एवं प्रेरक अभिकर्ताओं के प्रभावों से उत्पन्न होते हैं। इन उत्परिवर्तनों में लगभग 99% संख्या स्वतः जात होते हैं। रिचर्डसन एवं स्टेबस 1976। एक स्टडी हुई थी आइडेंटिकल ट्विंस पर। एक को अफ्रीका में रखा गया था, एक को साइबेरिया में रखा गया था। तो उस स्टडी में देखा गया कि बच्चे जब पैदा हुए तो दोनों को सेपरेट पाला गया।
तो उनमें इन्वायरमेंटल चेंजेस भी देखे गए, उनमें जेनेटिकल जेनेटिकल सिमिलैरिटीज़ थी, आइडेंटिकल ट्विंस थे, लेकिन उसके बाद इन्वायरमेंटल चेंजेस देखे गए, कलर में चेंजेस देखे गए, बिहेवियर में थोड़े से चेंजेस देखे गए। तो ये चेंजेस क्या है, ये प्रकृति आपको सिखाती है, तो उसकी बात भी हम आगे करेंगे। अधिकांश स्वतः जात उत्परिवर्तन प्रत्येक पीढ़ी में संभवतः पुनरावर्ती होते हैं, जो जीन कुंड जीन पूल में या तो स्वीकार किए जाते हैं या अस्वीकार किए जाते हैं। जीन कुंड में स्वीकार या अस्वीकार करने की यह प्रवृत्ति संभवतः इस बात पर आधारित होती है कि क्या यह उत्परिवर्तन किसी दिए गए समय का पर लाभकारी सिद्ध होगा अथवा नहीं। उत्परिवर्तन के इस प्रकार के अग्राही या आग्रही अवतरण से विशेष जीव समूह अपने जीन कुंड को विविधता में सहसा अभिवृद्धि होती है, जिसके माध्यम से विकसित पर्यावरण के अनुकूलन हेतु कोई जीन समूह एक नवीन स्वैच्छिक आनुवंशिक योग्यता प्राप्त कर लेता है। इस प्रकार एक विशेष जीव समूह नवीन पर्यावरण का अनुकूलन सरलतापूर्वक करने में सक्षम हो जाता है तथा उत्परिवर्तन एक विशेष जीव समूह के उद्ध विकास में लाभकारी सिद्ध होता है। तो म्यूटेशन की बात करते हैं। बेसिकली म्यूटेशन क्या है कि जैसे हम कोई ट्रेड सीखते हैं या कोई चीज़ हम बेसिकली कोई इंस्ट्रूमेंट बजाना सीखते हैं, हारमोनियम, सिंथेसाइज़र, पियानो, गिटार, वायलिन, कुछ भी बजाना सीखते हैं, तो ज़रूरी नहीं कि हमारे बच्चों को भी वो चीज़ आ जाए, या हमें गाना गाना अच्छा आ गया, हमारी वॉइस क्लैरिटी बहुत अच्छी हो गई तो म्यूज़िकल ट्रेड्स आ गए, तो ज़रूरी नहीं बच्चे में भी हो, लेकिन चांसेस बहुत ज़्यादा होते हैं कि बच्चे में भी हो सकते हैं। तो बच्चा जल्दी सीख सकता है आपका। तो ये जो कुछ चीज़ें होती है ये जेनेटिक्स से भी हमें मिलती हैं, तो उस पर भी हम चर्चा करेंगे। चलिए आगे देखते हैं। तो उत्परिवर्तन के इस प्रकार के आग्रही अवतरण से विशेष जीव समूह अपने जीन कुंड को विविधता में सहसा अभिवृद्धि होती है, जिसके माध्यम से विकसित पर्यावरण के अनुकूलन हेतु कोई जीन समूह एक नवीन स्वैच्छिक आनुवंशिक योग्यता प्राप्त कर लेता है। इस प्रकार एक विशेष जीव समूह नवीन पर्यावरण का अनुकूलन सरलतापूर्वक करने में सक्षम हो जाता है तथा उत्परिवर्तन एक विशेष जीव समूह के उद्विकास में लाभकारी सिद्ध होता है। जब गुण अर्ध सूत्री कोशिका विभाजन के दौरान जीनों अथवा समस्त क्रोमोसोम गुणसूत्रों का मिश्रण अनेक प्रकार के जीन प्रारूपों जीनोटाइप्स में होता है, तब पुनर्संयोजन की उत्परिवर्तन से प्रतिद्वंदिता होती है। इससे ये दोनों विभेदों के संसाधन के रूप में साथ साथ क्रिया करते हैं, जहाँ उत्परिवर्तनों जीनों के अस्तित्व में परिवर्तन उत्पन्न करता है, वहीं पर पुनर्संयोजन जीनों के अस्तित्व का पुनर्गठन करता है। इसके अतिरिक्त पुनर्संयोजन प्राकृतिक चुनावी अभिकर्ता सेलेक्टिव एजेंट एवं संकरण के रूप में विभेद उत्पन्न करता है, जिससे संकरण विभेदन की प्रक्रिया में महत्वपूर्ण हो जाता है, क्योंकि वह मानव की विभिन्न संस्कृतियों में भी प्रासंगिक है। एक प्रसिद्ध उद्विकासविद स्टेविंस की बात कर रहे हैं ने इसे भिन्न भिन्न अनुकूलनशीलता जीन समूहों को रखने वाली जनसंख्याओं के मध्य अंतर्वरण की प्रक्रिया के रूप में परिभाषित किया है। तो अंतर्वरण की प्रक्रिया बता रहे हैं ये क्रम विकासीय तथ्य यह स्पष्ट करते हैं कि इस क्रियाविधि के परिणाम स्वरूप आनुवंशिक अस्तित्व की अनुकूलन क्षमता में नवीन वृद्धि होती है, जिससे संकरण वर्ण हाइब्रिड अपने उत्तरजीवी अस्तित्व की क्षमता विकसित करने में सक्षम होता है। रिचर्डसन एवं स्टेबस 1976। हाइब्रिड को आप कैसे समझते हैं? हाइब्रिड को ऐसे, जैसे हम दो नस्ल की गाय हैं भिन्न भिन्न, तो हमने क्या किया कि ज़्यादा दूध देने वाली कोई गाय है तो उसको हमें वैसी गाय बनानी है, तो हमने हाइब्रिडाइजेशन ब्रीड मिक्सिंग कर दी, तो उसको हाइब्रिडाइजेशन कहते हैं। अब जैसे आप देखते हो गुलाल कह रहा हूँ मैं, गुलाब जो होता है, रोज़ जो होता है, वो रेड कलर का माना जाता है, लेकिन हमें सफ़ेद भी देखने को मिलता है और लाल के अलावा हमें पीला भी देखने को मिलता है, बैगनी भी देखने को मिलता है, नारंगी भी देखने को मिलता है। ऐसा क्यों होता है? ये हाइब्रिड संकर प्रजाति होती है, ये मिक्सिंग या ब्रीड मिक्सिंग के थ्रू इनको जनरेट किया जाता है। एक ही आपको पेड़, एक ही पौधे में हमें कई तरह के गुलाब जब देखने को मिल जाएं या कई रंगों के गुलाब देखने को मिल जाएं, उसको भी हाइब्रिड या हाइब्रिडाइजेशन कहते हैं। संकर प्रजाति के द्वारा उसको हम उत्पन्न करते हैं। चलिए आगे चर्चा करते हैं। तो रिचर्डसन एवं स्टेबस 1976 इन्होंने इसके बारे में बात करी थी। जब ऐसे जीन जो किसी जनसमूह एवं पर्यावरण के मध्य अनुकूली क्षमता के उच्चतम स्तर को प्रदर्शित करते हैं, तो उनमें से प्रकृति के सर्वाधिक अनुकूल जीन प्रारूप बार बार
उत्पन्न होते हैं। इस क्रियाविधि के सतत रहने से कालांतर में सूक्ष्म विभेदों के समूह उत्पन्न होते हैं जो अंततः वृहद विभेदों के कारण बनते हैं। इसी प्रकार जीनी अपसरण, जेनेटिक ड्रिफ्ट एवं अंतः प्रजनन, इनब्रीडिंग की क्रिया भी सूक्ष्म विभेदों को प्रोत्साहित करती। तो जेनेटिक ड्रिफ्ट की बात कर रही है और अंतः प्रजनन, इनब्रीडिंग। इनब्रीडिंग मतलब एक ही प्रजाति में और इनब्रीडिंग, हाँ, तो जैसे फैमिली के अंदर एक ही फैमिली की एक ही प्रजाति की एक ही फैमिली में ही ब्रीडिंग होने लगे तो उसको इनब्रीडिंग कहते हैं। तो उससे जो चीज़ें छुपी हुई होती हैं वो बाहर दिखने लगती हैं। इनब्रीडिंग के ये नेगेटिव कॉन्सिक्वेंसेस होते हैं, लेकिन प्रकृति में ये चीज़ें जो हमें थोड़ी सी अलग से दिखती हैं वो ज़्यादातर इनब्रीडिंग का ही परिणाम होती है, लेकिन वो ज़्यादा सस्टेनेबल नहीं होती है, प्रकृति में अच्छी नहीं मानी जाती है, लेकिन सुंदरता का परिचायक हो सकती है। जैसे वाइट टाइगर हो गया या ब्लैक स्ट्रिप टाइगर हो गया, वाइट स्ट्रिप टाइगर्स हो गए, लाइंस हो गए, उनमें कोई अलग तरीके का लाइन दिख रहा है आपको, या स्नो लेपर्ड्स हो गए तो उनमें अलग तरीके की स्ट्रिप्स दिख रही हैं, ब्राउन स्ट्रिप्स दिख रही हैं, ब्लैक स्ट्रिप्स दिख रही हैं, वाइट स्ट्रिप्स दिख रही हैं और डिफरेंट तरह की स्ट्रिप्स दिख रही हैं। कुछ भी ऐसी चीज़ें जो थोड़ी डिफरेंट हो तो वो ज़्यादातर इनब्रीडिंग का परिणाम होती है। तो उससे छुपे हुए जीन बाहर दिखने लगते हैं मुखर होके, लेकिन बहुत सारी बीमारियां भी आने लगती हैं। लाइफ जो उनकी जीने की क्षमता है, लॉन्ग सर्वाइवल रेट है, वो थोड़ा कम होने लगता है और बहुत सारी ऐसी डिजीज़ेज़ उत्पन्न हो जाती हैं जो पहले नहीं देखी गई होती हैं। तो ये सारी चीज़ें क्या होती है, एक तरीके से इनब्रीडिंग का कमाल होती है। तो जो नेगेटिव कॉन्सिक्वेंसेस होते हैं वो ज़्यादा दिखने लगते हैं, लेकिन प्रकृति में एक सुंदरता या आश्चर्यजनक चीज़ें भी लोगों को देखने को मिलती हैं कि किस तरीके से डिफरेंट डिफरेंट स्पीसीज़ में जो उन्होंने अभी तक नहीं देखा होता है उनमें से नई तरह की चीज़ें उनको देखने को मिल जाती हैं। चलिए आगे चर्चा करते हैं। आनुवंशिक एवं आकारीय विभेद, जेनेटिक एवं मॉर्फोलॉजिकल वेरिएशन। सूक्ष्म विभेद जो वृहद विभेदों की मौलिक इकाई माने जाते हैं दो प्रकार के होते हैं। एक तो वे विभेद हैं जिनकी जीन बारंबारता, जीन फ्रीक्वेंसीज ज्ञात की जा सकती हैं तथा जिनके लिए एक जीन उत्तरदायी होता है, उन्हें आनुवंशिक विभेद कहते हैं। इसके विपरीत दूसरे वे विभेद हैं जिनकी जीन बारंबारता ज्ञात नहीं की जा सकती एवं उनके उत्तरदायी अनेक जीन होते हैं, इन्हें आकारीय विभेद कहते हैं। तो कुछ जीन ऐसे होते हैं जो पर्टिकुलर उसी चीज़ की कोडिंग करते हैं। तो अब जैसे आँखों का कलर है, तो आँखों का कलर है या नाक है कितनी लंबी है, हड्डी है, कुछ भी चीज़ है ऐसी, कान है तो कान, तो दांत है आपके, नाक है, आँख है, बाल हैं, बालों का कलर है। तो कभी कभी देखते हैं कि कभी कभी बालों का कलर नेचुरली भी चेंज होने लगता है, लेकिन आंखों के कलर में ऐसा नहीं देखने को मिलता। आंखों का कलर ज़्यादातर चेंज नहीं होता, हो सकता है लेकिन ज़्यादातर नहीं होता। स्किन के कलर में मेलेनिन जो होता है उसकी वजह से स्किन थोड़ी सी डार्क भी होने लगती है। और आप किस लोकेशन में रहते हैं, अगर आप ठंडी जगह पे रहते हैं तो थोड़ी सी वाइटिश स्किन देखने को मिलती है। आप गर्म जगह पे रहते हैं, जो आप इक्वेटर के पास रहते हैं तो थोड़ी सी डार्क स्किन देखने को मिलती है। तो वो थोड़े से आपको जेनेटिकल चेंज के अलावा इन्वायरमेंटल चेंज भी देखने को मिलते हैं। तो कुछ जीन ऐसे होते हैं जो पर्टिकुलर कोडिंग से ही बन जाते हैं, उसमें ज़्यादा वेरिएशन नहीं देखने को मिलते। जैसे हमने ATG लिया तो ATG से हमने GAT, तो ये दो कोड से मिला करके हमने एक जीन बना लिया अगर, तो उसके बाद उनमें मल्टीपल वेरिएशन नहीं देखने को मिलेंगे कि GAT फिर ATG, GTA, ATG ऐसे करके हमें वेरिएशन नहीं मिलेंगे, एक से ही बन जाएगा वो। लेकिन कुछ में क्या होगा कि तरह तरह के वेरिएशन से सेम चीज़ बन रही होगी। तो वही उसी की यहाँ पर बात की जा रही है। तो आनुवंशिकी जो आंग्ल भाषा में जेनेटिक्स के नाम से जाना जाता है, हम कहाँ पढ़ रहे थे, हम ये देख रहे थे कि हाँ, आनुवंशिकी विभेद के बारे में देख रहे थे। इसके विपरीत दूसरे वे विभेद हैं जिनकी जीन बारंबारता ज्ञात नहीं की जा सकती एवं उनके उत्तरदायी अनेकों जीन होते हैं, इन्हें आकारिक विभेद कहते हैं। इस प्रकार विभेदन जिन प्रक्रियाओं या क्रियाविधियों से उत्पन्न होता है वे मूलतः आनुवंशिक होते हैं।
यह आनुवंशिक क्रियाविधि ही उद्विकास का मुख्य स्रोत है। आनुवंशिकी क्रियाविधियों के अध्ययन के विज्ञान को मानव आनुवंशिकी या जेनेटिक्स के नाम से पुकारा जाता है। आनुवंशिकी की क्रियाविधियों को समझने के लिए आनुवंशिकी के बहुआयाम पहलुओं को समझना आवश्यक होगा। इसके आयाम तभी सरलता से समझे जा सकते हैं जब इसका सारगर्भित अर्थ समझ लें। अतः आनुवंशिकता की क्रियाविधि का वर्णन करने से पहले हम अब आनुवंशिकी का सरल अर्थ एवं विशेष विषय क्षेत्र समझने का प्रयास करेंगे। तो अब देखते हैं मानव आनुवंशिकी अवधारणा, ह्यूमन जेनेटिक्स कॉन्सेप्ट। मानव आनुवंशिकी के अर्थ एवं विषय क्षेत्र का वर्णन करने के पहले आनुवंशिकी को समझ लेना आवश्यक है। आनुवंशिकी, जो आंग्ल भाषा में जेनेटिक्स के नाम से जाना जाता है, इसका सर्वप्रथम प्रयोग बैटेसन ने 1900 में किया था। ये शब्द वास्तव में ग्रीक भाषा के जीन GEN से व्युत्पन्न हुआ है, जिसका अर्थ है टू बिकम या बनना, या टू ग्रो इनटू अर्थात विकसित होना या अवतरित होना। अतः आनुवंशिकी पूर्व स्थिति के समान विकसित पदार्थ या जीव के ज्ञान से संबंधित विज्ञान है। इसमें मात्र वंशागत कारकों का ही अध्ययन नहीं होता, वरन उन विधियों का भी अध्ययन होता है जिनका अनुसरण करते हुए कोई आनुवंशिकी लक्षण एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी में हस्तांतरित होता है, तथा इनमें उन वंशागत इकाइयों का भी अध्ययन होता है। कर्ट स्टर्न ने इसे अन्य शब्दों में परिभाषित किया है। इनके अनुसार वंशानुक्रमण के विज्ञान को आनुवंशिकी कहते हैं। इसकी व्युत्पत्ति ग्रीक भाषा के मूल शब्द जीन से हुई है, जिसका अर्थ है किसी में विकसित होने, जिससे यह प्रदर्शित होता है कि आनुवंशिकी न केवल वंशागत कारकों के पारगमन को अध्ययन करता है, वरन उन विधियों का भी अध्ययन करता है जिनमें वे अपने को किसी व्यक्ति के विकास तथा जीवन काल में प्रकट करते हैं। द साइंस ऑफ इनहेरिटेंस इज कॉल्ड जेनेटिक्स, a term derived from the Greek root gen, which means to become or to grow into something. It signifies that genetics deals not only with the transmission of hereditary factors but also with the ways in which they express themselves during the development and life of the individuals. उक्त परिभाषा में वंशागत कारकों के पारगमन एवं इनकी विधियों पर बल दिया गया है। डॉबझांस्की ने आनुवंशिकी को उम्र परिभाषा से थोड़ा हटकर परिभाषित किया है। वे परिभाषित करते हुए कहते हैं कि इसका कार्य उस क्रियाविधि को वर्णन करना है जो संततियों को अपने जनकों के समान बनाता है, जो एक ही और भिन्न स्पीसीज के व्यक्तियों को कुछ संदर्भ में एक दूसरे के समान तथा दूसरे के असमान प्रदर्शित करता है, और कुछ जीवों में उद्विकासीय प्रक्रिया के दौरान समयानुसार परिवर्तन का कारण होता है। इस परिभाषा में डॉबझांस्की ने आनुवंशिक क्रियाविधि पर बल दिया है, जिसके माध्यम से संतति जनक के समान एवं अन्य व्यक्तियों से भिन्न रूप में विकसित होता है, तथा यह क्रियाविधि कालांतर में उद्विकासीय प्रक्रियाओं के प्रभाव से परिवर्तनों का कारण बनती है। इसी प्रकार JBS हाल्डेन ने निम्नलिखित परिभाषा दी। आनुवंशिकी जीव विज्ञान की वह शाखा है जो समान जीवों में निहित विभिन्नताओं से संबंधित है। जेनेटिक्स इज दैट ब्रांच ऑफ बायोलॉजी which is concerned with innate difference between similar organisms. विटिंग हिल ने आनुवंशिकी की परिभाषा इस प्रकार दी है कि आनुवंशिकी विज्ञान व्यक्तियों के मध्य दृश्यमान भिन्नताओं का अध्ययन करता है और उनमें पाए गए जीन या गुणसूत्रीय भिन्नताओं को संबोधित या संबंधित करने की चेष्टा करता है। द साइंस ऑफ जेनेटिक्स स्टडीज the phenotypic or visible differences between individuals and attempts to relate them to underlying genetic or chromosomal differences. The science of genetics studies the phenotypic visible differences between individuals and attempts to relate them to underlying genetic or chromosomal differences. इस प्रकार उक्त परिभाषाओं से स्पष्ट होता है कि आनुवंशिक विज्ञान की वह शाखा है जिसमें वंशागत तत्वों का अध्ययन होता है, वंशागत क्रियाविधियों का अध्ययन होता है, इकाइयों का अध्ययन होता है जो एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी में पारगमित होने वाले तत्वों का नियंत्रण करती हैं, नातेदारों के मध्य वंशानुक्रमित भिन्नताओं का उद्विकास संदर्भ में अध्ययन होता है, तथा व्यक्तियों में फिनोटिपिक अर्थात दृश्यमान भिन्नताओं का अध्ययन होता है जो जीनी एवं गुणसूत्रीय भिन्नताओं
से अंतर संबंधित होते हैं। संक्षेप में आनुवंशिकी वंशागत क्रियाविधियों, विभिन्नताओं और उससे संबंधित विषयों का अध्ययन है। अब बात करते हैं मानव आनुवंशिकी की सीमाएं, लिमिटेशंस ऑफ ह्यूमन जेनेटिक्स। आनुवंशिकी अध्ययन फल, मक्खियों अथवा पौधों के ऊपर करना सरल है। प्रयोगशाला में उन सारी स्थितियों का सृजन किया जा सकता है जिनमें ये जीव भोजन, प्रकाश, ताप एवं अन्य प्राकृतिक परिस्थितियों को प्राप्त कर सके। एक प्रयोगकर्ता परिस्थितियों की आवश्यकता अनुसार अपने प्रयोग पर नियंत्रण रख सकता है। वह अपनी पूर्व योजना अथवा शोध योजना के अनुसार पौधों को स्व अथवा पर परागण करवा सकता है। स्व मतलब उनमें खुद में, और पर मतलब एक से दूसरे में। वह नर एवं मादा में आनुपातिक पर परागण करा सकता है। उसकी शोध तकनीकी त्रुटिपूर्ण हो सकती है, लेकिन वह अपने प्रयोग की पुनरावृत्ति एवं पुनः परीक्षण कई बार कर सकता है। अन्य विद्वान भी उसके प्रयोगों का परीक्षण कर सकते हैं, क्योंकि आनुवंशिकी में अन्य प्राकृतिक विद्वानों का समान स्वतंत्र परीक्षण किसी नियंत्रणात्मक प्रयोग का एक महत्वपूर्ण पहलू है। इस प्रकार जब किसी पूर्व प्रयोग के परिणामों के समान ही तादाद में परिस्थिति में किए गए पुनः प्रयोगों के परिणाम की पुनरावृत्ति हो तो उस आगत परिणामों की विश्वसनीयता में वृद्धि होती है। तो बेसिकली विश्वसनीयता की बात है, तो ये बता रहे हैं डिफरेंट, एक ही तरह के काम को अलग अलग लोग अलग अलग तरीके से या कुछ थोड़ी सी विधियों में चेंजेस ला करके कर रहे हैं। तो वो क्या चीज़ है, ये विश्वसनीयता को में वृद्धि करता है कि कोई रिजल्ट आ रहा है, हमें 10 तरह की चीज़ों से 10 तरह की विधियों से एक ही रिजल्ट मिल रहा है, तो ये क्या है, उस चीज़ पे, उस प्रयोग पे विश्वसनीयता जता रहे हैं। तो इस प्रकार के प्रयोगशाला में होने वाले प्रयोग मानव जनसमूह में नहीं किए जा सकते, क्योंकि त्रुटियां होती हैं ना इसमें। जब मानव को एक आनुवंशिक अध्ययन की वस्तु के रूप में रखने की कोशिश करते हैं तो अनेक आपत्तियों एवं कठिनाइयों का सामना करना पड़ता है। अब जैसे कोविड चल रहा है, तो कोविड में 10 तरह की वैक्सीन बन रही हैं, लेकिन ज़रूरी नहीं हर वैक्सीन कारगर हो, हर वैक्सीन के नेगेटिव कॉन्सिक्वेंसेस ना ही हो। तो मानव में हम डायरेक्ट प्रयोग यूज़ नहीं कर सकते, तो चूहे में करते हैं, बंदर में करते हैं, फिर और चीज़ों में करते हैं, और जानवरों में करते हैं, फिर ह्यूमन ट्रायल शुरू होता है। तो ये एक सतत प्रक्रिया है, लंबे लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट है, लॉन्ग टर्म हमें बहुत ध्यानपूर्वक सुपर कंप्यूटर्स का यूज़ करना पड़ता है। ह्यूमन एलर्जीज़ को देखना पड़ता है कि इंसान में किस तरह के एलर्जिक रिएक्शन होंगे, तो बहुत सारी चीज़ों को देखना पड़ता है। फिर बाद में जेनेटिकल कॉन्सिक्वेंसेस तो नहीं आएंगे, कुछ ऐसी दिक्कतें तो नहीं पैदा होंगी कि इंसानी प्रजाति को खतरा होने लगे। तो ये सारी चीज़ें भी देखनी पड़ती हैं, इसलिए डायरेक्ट ह्यूमन एक्सपेरिमेंट करना नहीं शुरू करते, ह्यूमन ट्रायल्स नहीं शुरू किया जाता, तो पहले जानवरों पर होता है। इस प्रकार प्रयोगशाला में होने वाले प्रयोग मानव जनसमूह में नहीं किए जा सकते। जब मानव को एक आनुवंशिक अध्ययन की वस्तु के रूप में रखने की कोशिश करते हैं तो अनेक आपत्तियों एवं कठिनाइयों का सामना करना पड़ता है, क्योंकि सैद्धांतिक रूप से आनुवंशिक प्रयोगकर्ता उन्हीं मानवकृत जीव समूहों पर प्रयोग करते हैं जो आनुवंशिक रूप से पूर्णतः अथवा अंशतः समरूप होते हैं। उसे प्रजनन के द्वारा समान पर्यावरणिक परिस्थितियों में अनेक संतति पीढ़ियों की आवश्यकता होती है। मानव का आनुवंशिक अध्ययन करने में प्रमुखतः निम्नलिखित कठिनाई होती हैं। अब ये बेसिकली बात कर रहे हैं कि ज़्यादातर कोशिश ऐसी की जाती है कि जो आइडेंटिकल होते हैं लोग, ट्विंस हो गए या फिर कुछ ऐसी चीज़ें, तो उनमें हमें परिणाम रिजल्ट जल्दी देखने को मिलते हैं। तो लोग कोशिश करते हैं कि ऐसी चीज़ें जो ह्यूमन में खतरा ना पैदा करें या बहुत कम खतरा पैदा करे, तो उनको ट्विंस में पहले चेक किया जाए, बाद में बाकी चीज़ों पे चेक किया जाए, ट्रायल्स किए जाए, जिससे हमें डिफरेंस तुरंत देखने को मिले, रिजल्ट हमें एकदम से देखने को मिले, सडनली देखने को मिले। तो वही बात कर रही है। मानव जनसमूह की आनुवंशिक विविधता अत्यधिक होती है जो प्रयोगकर्ता के नियंत्रण से बाहर होती है। मानव का जैविक वातावरण अत्यधिक विविधता युक्त है। वह विश्वव्यापी वातावरण का सततता और सरलता से अनुकूलन कर सकता है। उसकी संस्कृति अत्यधिक विविध प्रदर्शित प्रदर्शित करती है, विविधता प्रदर्शित करती है, डाइवर्सिटी। एंड इससे जिससे स्थान स्थान पर इसका स्वरूप रूपांतरित होता है, जो किसी व्यक्ति के पर्यावरण का निर्माण करता है। तो वही है, जमीन, जल, जमीन, आबो हवा अगर अलग अलग जगह में अलग अलग है, तो
अलग अलग तरीके का इंसान मिलेगा, अलग अलग तरह का इंसान मिलेगा तो अलग तरह के वातावरण से उसकी अलग अलग तरीके का व्यवहार मिलेगा और उसका अलग तरीके का रिएक्शन मिलेगा। अब कोई बीमारी किसी पर्टिकुलर ट्रॉपिकल जोन में मिलती है लेकिन सब ट्रॉपिकल जोन में नहीं मिलती, पोलर जोन में नहीं मिलती, जो पोलर जोन में मिलती है वो ट्रॉपिकल सब ट्रॉपिकल में नहीं मिलती, कुछ यूनिवर्सल होती है, हर जगह मिलती हैं। तो क्या चीज़ें, कुछ लोग इम्यूनाइज होते हैं किसी चीज़ के प्रति, कुछ लोग नहीं होते हैं। तो ये सारी चीज़ें जेनेटिक्स के बारे में हमें ज़्यादा बताती हैं। तो आनुवांशिकी विद के शोध का प्राथमिक तत्व विभिन्न जीन प्रारूपों का नियंत्रणात्मक एवं प्रयोगात्मक प्रजनन करवाना है। वह मानव में किसी माता पिता का जनन एक प्रायोगिक योजना के उद्देश्यों की पूर्ति नहीं कर सकता। सामान्यतः आनुवांशिक अध्ययनों अनेक श्रृंखलाबद्ध एवं क्रमिक पीढ़ियों के ज्ञान पर आधारित होता है। फलस्वरूप आनुवांशिकी अध्ययनों का समुचित प्रयोज्य सब्जेक्ट वही जीव रूप है जिनमें संततियां अपने जनक पीढ़ी को सरलता एवं शीघ्रता से प्राप्त कर लेती। उदाहरण के लिए पौधे एवं लघुकाय स्तनधारी चूहे इस उद्देश्य को सरलता से पूर्ति करते हैं। तो बेसिकली अभी तो जानवर के बारे में बात कर रहे हैं, लेकिन आज के दौर में टेस्ट ट्यूब बेबी, स्टेम सेल्स, इनको भी प्रिजर्व करके रखा जाता है। टेस्ट ट्यूब बेबी को हम क्या करते हैं कि कोई भी अब एक जीव बनाना है तो हम टेस्ट ट्यूब में बनाने की कोशिश भी करते हैं। फिर 10 तरीके की सैरोगेसी वाली चीज़ें भी आ गई हैं। सैरोगेट मदर्स को भी हम एक वुम्ब को किराए में रख सकते हैं, एक कोख को किराए में दे करके हम बच्चों को पैदा कर सकते हैं। जो माता पिता कंसीव नहीं कर पाते तो उनमें अगर समस्याएं पैदा होती हैं तो वो एक किराए के कोख से अपने बच्चे को पैदा कर सकते हैं, अपने जेनेटिक पूल को पैदा कर सकते हैं। तो यही चीज़ बताएगी। ऊपर क्या बताया गया था, मानव का जैविक वातावरण अत्यधिक विविधता युक्त है, वह विश्वव्यापी वातावरण का सरलता से अनुकूलन कर सकता है। उसकी संस्कृति अत्यधिक विविधता प्रदर्शित करती है जिससे स्थान स्थान पर इसका स्वरूप रूपांतरित होता है जो किसी व्यक्ति के पर्यावरण का निर्माण करता है। मक्खियाँ, फल मक्खियाँ, मॉथ एवं अकोशिकीय जीवों का वैयक्तिक जीवन काल छोटा होता है, अतः इनका आनुवंशिकी अध्ययन भी सरल है। इसके अतिरिक्त फलों एवं जंगली वृक्षों अथवा घोड़ों अथवा पशुओं के आनुवंशिक अध्ययन में अधिक धैर्य की आवश्यकता पड़ती है। मनुष्यों में तो जीवन काल प्रयोगशाला के जीवों की अपेक्षा अत्यधिक लंबा होता है। इनमें प्रायः प्रयोगकर्ता एवं प्रयोज्य की आयु समान होती है जिससे आगामी पीढ़ियों की क्रमिक ज्ञान सीमित होता है तथा एक ही समय में कई श्रृंखलाबद्ध पीढ़ियों के आंकड़े उपलब्ध नहीं हो पाते। पांचवा है, मनुष्य को प्रयोगकर्ता किसी निश्चित प्रयोगशाला की सीमा रेखा में अधिक समय तक नहीं रख सकता, ना ही अपने शोध योजना की आवश्यकता के अनुरूप उसे प्रजनन करवा सकता है, क्योंकि ये दोनों ही व्यवहारिक एवं सामाजिक गतिविधियां हैं। प्रत्येक समाज में जीवन साथी के चुनाव के पृथक पृथक मान्य तरीके हैं जिनके अनुसार ही उस समाज के सदस्य संतानोत्पत्ति कर सकते हैं। कौन मनुष्य कब और किस स्त्री का लैंगिक वर्ण करेगा यह पूर्व निश्चित नहीं है। अतः ऐसी स्थिति में प्रयोगकर्ता आनुवंशिकी प्रयोगों हेतु यह प्रयास करता है कि उसकी शोध परियोजना इन प्रयोगों के अनुसार ही पूर्व निश्चित हो। अनेक कारक वंशागत लक्षणों के हस्तांतरण की विधियों को प्रभावित करते हैं। अतः हम आज जानते हैं कि इन लक्षणों के हस्तांतरण सांख्यिकीय नियमों का पालन करते हैं। इसके लिए विशाल संख्या में संततियों की उपलब्धता उपयुक्त होती है। मनुष्यों में यह संख्या छोटी होती है। बड़ी संख्या वाले परिवार भी प्रायः सांख्यिकी गणना में आकार में छोटे प्रतीत होते हैं। इस प्रकार मानव जनसंख्याओं के अध्ययन में उक्त बाधाओं एवं कठिनाइयों को समझते हुए मानव आनुवंशिकविद सावधानी पूर्वक उन्हीं समुदायों से परिवार का चुनाव करता है जो एक समान पर्यावरण में पलपोष रहे हों तथा आनुवंशिकी समानता को प्रदर्शित करते हों तथा समजातीय समूह हो। अनुसंधानकर्ता पर्यावरणिक एवं आनुवंशिक विविधताओं को नियंत्रण करने की कोशिश करता है, यद्यपि वह मनुष्यों में अपनी शोध योजनाओं के अनुरूप लैंगिक वर्ण को व्यवस्थित नहीं कर सकता, तथापि वह उन्हीं जनकों के संतति आंकड़े संग्रहित कर सकता है जो उसकी शोध योजना के उपयुक्त हों। तीसरे, मनुष्य का जीवन काल प्रयोगशाला के जीवों की अपेक्षा लंबा होता है, तथापि अध्ययनकर्ता विशिष्ट प्रविधियों का प्रयोग करके एक अथवा दो पीढ़ियों की सूचना एकत्रित कर सकता है जिससे अपेक्षाकृत लंबी श्रृंखलाबद्ध ज्ञान प्राप्त हो सकता है।
चौथे, यद्यपि मानव परिवार संख्यात्मक दृष्टि से छोटे होते, तथापि रक्त संबंधी परिवारों के आंकड़ों को समायोजित करके सांख्यिकीय विश्लेषण के लिए पर्याप्त सामग्री एकत्र की जा सकती है। चूंकि मानव जनसमूह संख्या में विशाल होते हैं, इससे लाखों परिवारों के जननात्मक आंकड़े एक आनुवंशिकविद के लिए पर्याप्त हो सकते हैं। वह इसमें से सर्वाधिक उपयुक्त आंकड़ों का आवश्यकता अनुसार चुनाव कर सकता है। अतः मानव को समझने के लिए आनुवंशिकी विशिष्ट रूप से प्रासंगिक है। इसकी उत्पत्ति 19वीं शताब्दी के पूर्व हुई थी, परंतु इस विज्ञान का विकास 19वीं शताब्दी के आरंभिक काल में हुआ। मानव आनुवंशिकी के क्षेत्र में जो महत्वपूर्ण शोध किए गए, उन वैज्ञानिकों में से डलबर्ग, गाल्टन, पैनरोज, फिशर, हाल्डेन, ली, डॉबझेंस्की, स्टर्न आदि प्रमुख हैं। लेकिन प्रमुखतया मानव आनुवंशिकी पशुओं एवं वनस्पतियों पर किए गए अध्ययनों से उद्धृत सामान्य आनुवंशिक सिद्धांतों पर आधारित है। अध्ययनों से उद्धृत सामान्य आनुवंशिकी सिद्धांतों पर आधारित है। आनुवंशिकी के सामान्य सिद्धांत मानव संदर्भ में आज भी उतने ही प्रासंगिक है जितने कि वे सरल रचना वाले एक कोशिकीय और बहुकोशिकीय जीवों के संदर्भ में परिलक्षित होते हैं। इन सामान्य आनुवंशिकी नियमों को मानवेतर जीवों के संदर्भ में सरलतापूर्वक प्रदर्शित किया जा सकता है, लेकिन मानव के संदर्भ में अनेक विघ्न उत्पन्न होते हैं। अतः पशु पक्षियों एवं वनस्पतियों के ऊपर किए गए अध्ययनों से विकसित वंशानुक्रमण सिद्धांत प्रायः मानव जनसमूह के संदर्भ में सहायक होते हैं। मानव में वंशागति का ज्ञान हमें मेंडल के मटर के पौधे पर किए गए प्रयोगों के पश्चात ही हो सका। जब निल्सन, इहिले तथा ईस्ट ने कार्न बीज पर प्रयोग किया, उसके पश्चात ही शरीर का आकार, स्वरूप, मानव की बुद्धिमत्ता, अंक आदि मानव के गणनात्मक लक्षणों का ज्ञान हो सका। मानव में रक्तवर्णांधता के वंशानुक्रमण की जटिलता तभी जानी जा सकी जब पक्षियों तथा मक्खियों में लिग्न सहलग्न सेक्स लिंक्ड लक्षणों के पारगमन की प्रतिरूप का अनुसंधान किया गया। अतः इससे सिद्ध होता है कि मानवेतर सजीवों पर किए गए प्रयोगों का महत्व मानव आनुवंशिकी में है। मानव आनुवंशिकी उन आधारभूत सिद्धांतों एवं उनकी उपयोगिता से संबंधित है जो मानव जाति में निरंतर एवं सार्वभौम है या सार्वभौमिक हैं, तथा वे परिवारों, वंशावलियों और जनसंख्या अध्ययनों से उद्धृत किए गए हैं। इनका संबंध उन नियमों तथा विधियों से भी है जो वंशानुगत लक्षणों के पारगमन को प्रकट करती हैं तथा आनुवंशिकता के स्वभाव को प्रकट करते हैं। इसका संबंध मानव जीन की प्रक्रिया तथा उसकी अभिव्यक्ति तथा उसको प्रभावित करने वाले पर्यावरण से भी है, जैसा कि हम पहले भी बात कर चुके हैं। यह लिंग भेद, आनुवंशिक स्वरूप एवं वंशानुगत नवांकुरित विभेदों से भी संबंधित है। अतः यह वंशानुक्रमण का विज्ञान मानव की उक्त व्यक्तिक जन्मजात शारीरिक अथवा मानसिक तथा सामान्य अथवा असामान्य लक्षणों के वंशागति से है, जो एक व्यक्ति को दूसरे व्यक्ति से, मानव स्पीसीज को मानवेतर स्पीसीज से पृथक करता है। स्वभाजतः यह वंशानुगत समानताओं एवं असमानताओं से तथा इनकी पीढ़ी दर पीढ़ी हस्तांतरिता से भी संबंधित है। संक्षेप में यह एक मौलिक एवं व्यवहारिक विज्ञान की शाखा है जो मानव में वंशानुक्रमण एवं उससे संबंधित विषयों का अध्ययन करती है। इसको इंसाइक्लोपीडिया ब्रिटानिका में निम्नांकित शब्दों में परिभाषित किया गया है। ह्यूमन जेनेटिक्स इज स्पेशली कंसर्न विद द इंटरप्ले of hereditary and environmental factors in determining the physical characters of man, with the effects of hereditary on diseases, abnormalities and special abilities, and with the biological differences of inbreeding groups of man, such as races or subgroups separated by geographic or cultural factors such as language, religion and tradition. अर्थात मानव आनुवंशिकी विशेषतया शारीरिक लक्षणों को समझने हेतु वातावरण की अंतःक्रिया, रोग, विकृतियों तथा विशेष क्षमताओं पर वंशागति के प्रभाव तथा मनुष्य के संकरण समूहों, प्रजाति तथा उपसमूहों
जो भौगोलिक अथवा सांस्कृतिक तत्वों या भाषा, धर्म, परंपरा एक दूसरे से पृथक हो, ये जैविक विविधता से संबंधित है। इस प्रकार मानव आनुवंशिकी वंशागति एवं पर्यावरण की अंतःक्रियाओं के साथ साथ जैविक विविधताओं, रोगों, विकृतियों, विशेष क्षमताओं, मानव समूह संकरणों, सांस्कृतिक, सामाजिक एवं भौगोलिक प्रभावों का अध्ययन करती है। इन कारकों से जैविक मानव विज्ञान से अभिन्न संबंध रखती हैं। चूँकि इस उत्पत्ति के स्रोत आनुवंशिकी में निहित हैं, इसलिए इसे क्या आनुवंशिकी की अध्ययन शाखा कहना समीचीन होगा, जो मुख्य रूप से मनुष्य का आनुवंशिक अध्ययन करती है। सिद्धांततया आनुवंशिकी के 3 प्रमुख शाखाएं हैं: मेंडलीय आनुवंशिकी, जनसंख्या आनुवंशिकी तथा आणविक या जैव रासायनिक आनुवंशिकी। मानव आनुवंशिकी में इन तीनों श्रेणियों की विचारधाराएं समाविष्ट हैं। उसी प्रकार जैसे वनस्पति और जंतु आनुवंशिकी में यही विचारधाराएं पाई जाती हैं, अतः आनुवंशिकी विचार सार्वभौमिक है। इन्हें व्यवहारिकता, प्रयोग तथा स्थान के आधार पर वनस्पति, जंतु तथा मानव आनुवंशिकी में बांटा जा सकता है, जो क्रमशः वनस्पति विज्ञान, जंतु विज्ञान तथा मानव विज्ञान की अध्ययन शाखा ही हो सकती है। सिद्धांत रूप से इनका स्वतंत्र अस्तित्व नहीं हो सकता। यह ठीक उसी प्रकार समझा जा सकता है जैसे जीवन विज्ञान, लाइफ साइंसेज में वनस्पति, जंतु एवं मानव विज्ञान समावेशित हो जाते हैं। इस प्रकार मानव आनुवंशिकी एक स्वतंत्र विज्ञान नहीं है, क्योंकि इसकी अध्ययन प्रणाली, मेथोडोलॉजी हर प्रकार से उद्धृत है एवं पड़ोसी विज्ञानों से उधार ली गई हैं। जब तक किसी विज्ञान की सोच, दर्शन सीमित है तथा उद्धत रहता है, तब तक उसकी कार्यप्रणाली भिन्न नहीं हो सकती। चूँकि मानव आनुवंशिकी मानव विज्ञान एवं आनुवंशिकी के सिद्धांत एवं प्रणालियों को जोड़ने का अभूतपूर्व प्रयास करती है, अतः यह इन दोनों विद्वानों के शोध क्षेत्रों का संगम स्थल है। यह इन दोनों विज्ञानों का व्यवहारिक अध्ययन क्षेत्र है। जिस समय यह मानव का एक जीव एवं व्यक्ति, इंडिविजुअल के रूप में अध्ययन करती है, तब यह आनुवंशिकी के अधिक सन्निकट हो जाती है, तथा जिस समय यह मानव का उसकी संस्कृति एवं समूह के रूप में अध्ययन करती है, तो उस समय यह मानव विज्ञान से तादात्म्य संबंध बना लेती है। इससे मानव आनुवंशिकी का मध्यमार्गी दृष्टिकोण विकसित होता है। इसका स्वतंत्र अस्तित्व प्रतीत नहीं होता और न मानव विज्ञान में पूर्ण विलय संभव है। सैद्धांतिक रूप से मानव विज्ञान में जिन आनुवंशिकी विचारों में विवेचनाओं को पढ़ते हैं, वह आनुवंशिकी मानव विज्ञान है, न कि मानव आनुवंशिकी। सूच्य है कि मानव आनुवंशिकी पूर्णतः तब होती है जब मनुष्य का अध्ययन एक जीव एवं व्यक्ति के रूप में किया जाता है, जबकि जैविक मानव विज्ञान का उद्देश्य मनुष्य को एक सांस्कृतिक एवं सामूहिक प्राणी के रूप में अध्ययन करना है। वह जैविक मानकों, स्टैंडर्ड्स की सामूहिक संरचना तलाशता है। इससे जैविक मानव विज्ञान का सर्वांगीण दृष्टिकोण, हॉलिस्टिक अप्रोच विकसित होती है। यह मानव को जीव, संस्कृति एवं समूह के रूप में एक साथ अध्ययन करता है। मानव का अध्ययन एक व्यक्ति, एन इंडिविजुअल के रूप में कभी नहीं करता। अतः वे विचारधाराएं और कार्यप्रणालियाँ जो जैविक मानव विज्ञान की परिधि में विकसित हुई हैं, वह समस्त शोध क्षेत्र एवं अध्ययन आनुवंशिकी मानव विज्ञान है, जो सिद्धांत रूप से नहीं, तथ्य विवेचनाओं से भी मानव विज्ञान की एक वैध अध्ययन शाखा है। वस्तुतः आनुवंशिक मानव विज्ञान सांस्कृतिक मूल्यों, सामाजिक नीतियों, तार्किक प्रतिमानों से बंधी हैं, जो पूर्ण मानवता एवं कल्याण को प्राथमिकता देती हुई मनुष्य के आनुवंशिक पक्ष का अध्ययन करती हैं। यह एक वंशागति पर्यावरण की अंतर्क्रियाओं को प्रकाशित करती हुई मानव की सजातीय विविधताओं एवं उद्विकासीय प्रवृत्तियों का भी अध्ययन करती हैं। यह जैविक मानव विज्ञान का आकाट्य अंग एवं हिस्सा है। यह जैविक मानव विज्ञान से तादात्म्य संबंध रखती हुई मानव विज्ञान के अध्ययन उद्देश्यों को पूर्ण करने का प्रयास करती है। यह मानव आनुवंशिकी के शोध क्षेत्रों एवं अध्ययनों से अप्रतिम समानता रखने के बावजूद भी मानव वैज्ञानिक विशिष्टताओं अंतशय में छिपाए हैं। इसी अनूठेपन के कारण यह मानव आनुवंशिकी से अंशतः भिन्न है। अब बात करते हैं विषय क्षेत्र स्कोप के बारे में। आनुवंशिक मानव विज्ञान के अंतर्गत मुख्यतः 3 शोध क्षेत्र देखे जा सकते हैं: जनसंख्या और विकास आनुवंशिकी, आणविक एवं जैव रासायनिक आनुवंशिकी तथा भौतिक एवं संरचनात्मक आनुवंशिकी।
भौतिक तथा संरचनात्मक आनुवंशिकी मानव कोशिकाओं के इंद्रिय गुणसूत्रों एवं जीन की विवेचना करती हैं। मानव शरीर की दो दैहिक एवं जनन कोशिकाओं की विवेचना करती हुई यह शारीरिक विकास एवं मानव जाति निरंतरता को प्रकाशित करती हैं। यह इसका भी विश्लेषण करती है कि मानव कोशिकाएं गुणसूत्र एवं जीन किन सिद्धांतों का अनुसरण करते हुए पीढ़ी दर पीढ़ी अभिव्यक्त होते हैं। जनसंख्या एवं उद्विकास आनुवंशिकी जीन के सामूहिक संरचना। जनसंख्या तथा उद्विकासीय आनुवंशिकी जीन के सामूहिक संरचना एवं उनके परिणामों का अध्ययन करती हैं। मानव जनसंख्या की आनुवंशिकी संरचना क्या है? कैसे एक जनसंख्या अथवा निर्जातीय एथनिक ग्रुप निर्जातीय समूह में जीनी परिवर्तन घटित होती हैं? जीन परिवर्तन एवं उद्विकास में क्या संबंध है? आदि प्रश्नों के उत्तर यह शाखा तलाशती है। जब आणविक एवं जैव रासायनिक आनुवंशिकी मानव शरीर के अणु डीएनए, आरएनए, माइटोकॉन्ड्रिया, जैव रासायनिक प्रोटीन, एंजाइम आदि की विवेचना करती है। इसके विकास का इतिहास अति नवीन है। इसके अतिरिक्त आनुवंशिकी मानव विज्ञान में विभिन्न प्रकार के लक्षणों से संबंधित विषयों का अध्ययन विभिन्न विधियों द्वारा किया जाता है। असामान्य लक्षणों की वंशागति का अध्ययन परिवार, वंश एवं रक्त संबंधियों की वंशावली के माध्यम से किया जाता है। तत्पश्चात आनुवंशिकी परामर्शदाता प्रभावित स्थितियों के आधार पर प्रभावित व्यक्ति तथा चिकित्सक को उपयोगी परामर्श दे सकता है। मानव जनसंख्या में आनुवंशिकी के इस अमूल्य उपयोगिता के फलस्वरूप विभिन्न व्याधियों का निदान किया जाता है। चिकित्सा क्षेत्र में इसकी उपयोगिता के फलस्वरूप चिकित्सीय आनुवंशिकी मेडिकल जेनेटिक्स विकसित हुई। इसके अंतर्गत किसी भी प्रभावित स्थिति का आनुवंशिकी कारकों से संबंध निर्धारित किया जाता है। दृष्टांत स्वरूप कई लक्षणों से युक्त आनुवंशिकता की क्रिया विधि जटिल होती है। वह अनेक कारकों से नियंत्रित होने के साथ साथ मानव में विद्यमान अनेकों प्रकार के रक्त समूह निहित हैं। इन विभिन्न रुधिर वर्ग प्रणालियों से कई प्रकार की व्याधियां संबंधित है जिनका ज्ञान चिकित्सा या चिकित्सकों को रोग निदान के लिए आवश्यक है। जैसे ए रुधिर वर्ग सदस्यों के आमाशय, स्टमक में कैंसर एवं मधुमेह जैसी व्याधियों की संभावना रहती। इस प्रकार आनुवंशिकी रोगों हेतु कई सरल उपाय आनुवंशिकी परामर्शदाता दे सकता है, लेकिन इनका निदान प्रण स्वरूप या प्रण रूपेण नहीं किया जा सकता, क्योंकि गुणसूत्रों में विद्यमान अनेकों जीन्सों के कारण विभिन्न प्रकार की स्थितियां उत्पन्न होती हैं। अतः इनका निदान भी एक कठिन समस्या है। एक जीन की विकृति से उत्पन्न परिस्थितियों के निदान में अनेकों जीन से उत्पन्न विकृति को समझना सरल है। भविष्य में आनुवंशिकी का ज्ञान और भी अधिक व्यापक होने से यह कहा जा सकता है कि आज विज्ञान में आनुवंशिकी अभियांत्रिकी, जेनेटिक इंजीनियरिंग, जीन चिकित्सा, जीन थेरेपी, डीएनए फिंगरप्रिंटिंग जैसी जीन से संबंधित प्रविधियां और अधिक विकसित होंगी। चूँकि आनुवंशिकी इकाई जीन डीएनए के बने होते हैं डीएनए के बने होते हैं, अतः गुणसूत्र डीएनए से विनिर्मित होते हैं जो कोशिका के केंद्रक में पाए जाते हैं। इस प्रकार क्रमिक पीढ़ियों के मध्य जनन कोशिकाओं के केंद्रक एक अविच्छिन्न सेतु का कार्य करता है। केंद्रक की संरचना एवं उसके घटक तथा न्यूक्लिक अम्लों की संरचना और गुणों के ज्ञान के बिना आनुवंशिकी का ज्ञान अधूरा है। इसके समस्त पहलुओं को समझने हेतु कोशिका के विभिन्न अंगों तथा उपांगों का अध्ययन किया जाता है। आनुवंशिकी के इस महत्वपूर्ण शाखा को कोशिकानुवंशिकी साइटोजेनेटिक्स के नाम से जाना जाता है। रुधिर वर्ग, आरएच कारक, लिंग विभेदन एवं लिंग निर्धारण आदि शरीर क्रियात्मक लक्षणों का आनुवंशिकी के क्षेत्र में विशेष महत्व है। व्यक्ति के शारीरिक विकास एवं समृद्धि के क्षेत्र में शरीर क्रिया विज्ञान एवं आनुवंशिकी महत्वपूर्ण भूमिका अदा करती है। इसके अतिरिक्त अनेकों जैविक क्रियाओं की आनुवंशिकी से प्रत्यक्ष संबंध होता है। मानव आनुवंशिकी में इन समस्याओं का अध्ययन शरीर क्रिया आनुवंशिकी फिजियोलॉजिकल जेनेटिक्स के अंतर्गत किया जाता है। आनुवंशिकी के अंतर्गत भ्रूण का अध्ययन किया जाता है, एम्ब्रायो भ्रूण का अध्ययन किया जाता है, क्योंकि एक कोशिकीय युग्मज से विभिन्न अंगों एवं रचनाओं के एक निश्चित क्रम में विभेदन के फलस्वरूप एक जटिल रचना वाले जीव का परिवर्धन युग्मज में स्थित जीनोटाइप के कारण ही संभव होता है। ये जीन्स ही भ्रूण के जीवन एवं विकास की गति का नियंत्रण करते हैं। आनुवंशिकी के इस अध्ययन क्षेत्र को वैकासिक आनुवंशिकी डेवलपमेंटल जेनेटिक्स से संबोधित करते हैं। अनेकों व्यवहारिक लक्षण जैसे
जड़ बुद्धिता, दूरदर्शिता, हस्त कौशल आदि एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी में वंशागत होते हैं। इनका अध्ययन मानव आनुवंशिकी के अंतर्गत किया जाता है, जिससे यह ज्ञात होता है कि मानव को व्यवहार का नियंत्रण जीनों द्वारा होता है। मानव के व्यवहार का नियंत्रण जीनों के द्वारा होता है। आनुवंशिकी में इस प्रकार के अध्ययन के फलस्वरूप व्यवहार आनुवंशिकी बिहेवियरल जेनेटिक्स का आविर्भाव हुआ है। आनुवंशिकी ने प्रकृति में होने वाले क्रमिक विकास की क्रियाओं पर व्यापक प्रकाश डाला है। आनुवंशिकी के ज्ञान के बिना उद्विकासीय प्रक्रियाओं को समझना संभव नहीं है। मानव उद्विकास के अध्ययन के लिए आनुवंशिकी को एक उपकरण के रूप में प्रयुक्त किया जाता है, क्योंकि उद्विकास का आधार है जैविक विभिन्नताएं। इन विभिन्नताओं का नियंत्रण जीन के द्वारा होता है। आनुवंशिकता के विभिन्न सिद्धांत मानव और अन्य जीनों पर समान रूप से प्रयुक्त होते हैं। मानव तथा अन्य जीवों पर होना चाहिए, तो मानव तथा अन्य जीवों पर समान रूप से प्रयुक्त होते हैं। वंशागति से संबंधित समस्त विषयों का अध्ययन एक जन समूह स्तर पर किया जाता है तथा जनानुवंशिकी एवं जनसंख्या अनुवंशिकी पॉपुलेशन जेनेटिक्स से संबोधित किया जाता है। इसका उद्देश्य जनसमूह के आनुवंशिक संगठन कंपोजिशन को ज्ञात करना होता है तथा इस संगठन को निर्धारित करने वाले समस्त नियम एवं सिद्धांत इसकी विषय वस्तु हैं। इसके अंतर्गत उन प्रक्रियाओं का विश्लेषण किया जाता है जिससे उद्विकास घटित होता है। इस विश्लेषणात्मक व्याख्या के लिए सांख्यिकी तथा पारिस्थितिकी के आधारभूत सिद्धांतों का उपयोग अनिवार्य है। मानव पारिस्थितिकी इकोलॉजी की बात करते हैं, तो इकोलॉजी से संबंधित सिद्धांतों के विश्लेषण से ज्ञात होता है कि पर्यावरण का प्रभाव प्रत्यक्ष तथा अप्रत्यक्ष रूप से मानव समूह पर पड़ता है, जैसा हम पहले भी चर्चा कर चुके हैं, जिसके परिणाम स्वरूप किसी व्यक्ति या जनसमूह में जीनी आवृत्तियां संशोधित होती हैं। जीनों में आवृत्तिगत संशोधन का प्रभाव किस सीमा तक किसी भी जीनोटाइप में विविधता उत्पन्न कर सकता है, जो कि परिवर्तित पर्यावरणिक परिस्थितियों के अनुकूल रहती हैं। वर्ण सिलेक्शन परिस्थितियों में प्रमुख रूप से सहायक होता है, अतः आनुवंशिकता प्रत्यक्ष रूप से मानव पर्यावरण से संबंधित है। पारिस्थितिकी आनुवंशिकता इकोलॉजिकल जेनेटिक्स का यही अध्ययन विषय है। आनुवंशिक अनुसंधान से मानव जाति की प्रगति हेतु आनुवंशिक विशेषज्ञ प्रयत्नशील है। यद्यपि जंतु एवं पौधों पर किए गए प्रयोगों को मनुष्य पर संपूर्णतया प्रयुक्त नहीं किया जा सकता, किंतु इन प्रयोगों से उपलब्ध ज्ञान की सहायता से मानव जाति की उन्नति अवश्य की जा सकती है। आनुवंशिकी की सहायता से मानव जाति की नस्ल सुधारने से संबंधित शाखा को सुजनन विज्ञान यूजेनिक्स कहते हैं। यूजेनिक्स, ओके। तो अगला चैप्टर क्या है? वंशागति के मौलिक सिद्धांत। इसको हम अगले पार्ट में पूरा करेंगे। चलिए, धन्यवाद।